किताब पर चर्चा जारी है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। भीमराव रामजी अंबेडकर, भारत और साम्यवाद। ये किताब लेफ्ट वर्ड दिल्ली से छपी है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, कोई साथी अगर पढ़ना चाहें तो आप जरूर मंगवाएं। 2 एपिसोड बन चुका है, एपिसोड 1, 2, ये तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में बात करने जा रहा हूं वर्ग से मुलाकात कि जाति और वर्ग के बारे में अंबेडकर क्या सोचते थे। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, तो क्या उनकी अवधारणा जाति को भी एक वर्ग के रूप में देखने की थी, समझने की थी। इस एपिसोड में यही कहने वाला हूँ, यही बात करने वाला हूँ। आनंद तेलतुंबड़े साहब ने प्रस्तावना लिखी है, लेफ्ट वर्ड से प्रकाशित है। अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर आप मंगवा के पढ़ सकते हैं। बहरहाल पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं वर्ग से मुलाकात। तेलतुंबड़े साहब लिखते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंबेडकरवादियों ने मार्क्सवाद के प्रति अपने विद्वेष के चलते वर्गीय राजनीति को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। इसलिए उन्हें यह याद दिलाया जाना आवश्यक है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जाति को मुख्यतः वर्गीय अर्थों में परिभाषित किया था। जाति वर्ग का ही एक पर्याय है। अपने संघर्ष को सूत्रबद्ध करते समय उन्होंने जाति को एक वर्ग के रूप में देखा था। सभी अछूत जातियों का एक वर्ग, दमित वर्ग अथवा मराठी भाषा में दलित वर्ग। हाँ, यह बात और है कि वर्ग की उनकी अवधारणा मार्क्सवादी नहीं थी। वर्ग की उनकी अवधारणा का झुकाव मार्क्स की तुलना में वेबर की ओर अधिक रहा, लेकिन यह झुकाव वर्ग की तरफ ही रहा। मैक्स वेबर जाने माने 20वीं सेंचुरी के बड़े सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं। मैक्स वेबर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। आगे लिखते हैं तेलतुंबड़े साहब कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के लिए चर्चा के दौरान मुस्लिम लीग ने एक विवाद उठाया था कि आदिवासी और अस्पृश्य हिंदू नहीं हैं और इसलिए उन्हें कांग्रेस, जिसे हिंदुओं का प्रतिनिधि माना गया था, तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधित्व की तुलनात्मक भागीदारी की गणना के समय बाहर रखा जाना चाहिए, मतलब हिंदू में नहीं गिनना चाहिए। इस बात पर अंबेडकर को हिंदुओं से सौदा करने के लिए एक प्रभावी कारक मिल गया। महाड़ संघर्ष 1927 की शुरुआत में और उस दौरान भी वे आशान्वित थे कि हिंदुओं के उन्नत तबके, आगे ऊंची जाति के लोग आगे आकर दलितों के साथ होने वाले अन्याय को समाप्त करने का बीड़ा उठाएंगे। हिंदुओं की नकारात्मक प्रतिक्रिया ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। इसलिए महाड़ के तुरंत बाद अंबेडकर ने दलितों की धर्मांतरण की बात शुरू कर दी। दलितों से मुसलमान बन जाने का आह्वान किया। जलगांव, बराड़ जिले के कुछ दलितों ने उनकी आज्ञा का पालन भी किया था। हालांकि उन्होंने कभी अपने इस औचित्य की कोई व्याख्या नहीं की, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसे समझना कठिन नहीं होगा। इसके 2 ही लक्ष्य दिखाई पड़ते हैं: दलितों की मांगों को मनवाने के लिए हिंदुओं पर दबाव बनाना और राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के लिए दावेदारी प्रस्तुत करना। इस कार्यनीति को वे दलितों की अलग राजनीतिक पहचान को सफलतापूर्वक स्थापित करने के बाद प्रयोग में लाने वाले थे। अब यहाँ बात कर रहे हैं गोलमेज सम्मेलनों की और लिख रहे हैं कि उनको ये मौका 1930-32 के गोलमेज सम्मेलनों में मिला, जिसका आयोजन ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए किया था। अंबेडकर और गांधी के बीच एक गंभीर विवाद शुरू हो गया था, जिसमें अंबेडकर दलितों के लिए एक पृथक राजनीतिक पहचान लेकर विजयी भी हुए थे। 4 अगस्त 1932 को घोषित ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड ने सवर्ण जातियों,
निम्न जातियों, मुसलमानों, बौद्धों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियन लोगों के साथ अस्पृश्य को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए। गांधी ने दलितों को लेकर ऐतराज जताया और इस अवार्ड को अस्वीकार करते हुए विरोध स्वरूप आमरण अनशन पर चले गए। सीपीआई ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की इस योजना को खारिज कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मेरठ के समक्ष 18 कम्युनिस्ट अभियुक्तों ने संयुक्त वक्तव्य में दमित वर्गों के आंदोलन तथा सरकार की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्यतः काल्पनिक और अंततः प्रतिक्रियावादी दमित वर्ग के आंदोलन में अधिक रुचि ले रही है और उनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर रही है। उस समय 32-33 ये सीपीआई थी, कम्युनिस्ट, उनके 18 अभियुक्त थे मेरठ में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। आगे गांधी ने अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्लैकमेल कर लिया था। इस पैक्ट को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समाविष्ट कर लिया गया। पूना पैक्ट में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी। संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी तथा कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वह दलितों के उत्थान के लिए प्रयत्न करती रहेगी। भारतवासियों को सत्ता सौंपने के लिए 1935 के इंडिया एक्ट के तहत प्रांतीय विधानसभाओं के लिए 1937 में आम चुनाव घोषित कर दिए गए थे। अंबेडकर ने इन चुनावों में भाग लेने के लिए अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल की स्थापना कर ली थी। इससे पता चलता है कि अंबेडकर सिर्फ अछूतों के बीच ही नहीं बल्कि उनके अलावा जनता के अन्य हिस्सों में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उनकी यह रणनीति, जो अब तक महज एक महार जाति तक सीमित थी, अब अपना विस्तार कर रही थी। अंबेडकर और उनकी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फेबियन विचारों के अनुरूप ढाला गया था और फेबियनों की पार्टी यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का नाम तक अपना लिया गया था। ये इंग्लैंड की पार्टी थी। फेबियन पार्टी की स्थापना ब्रिटेन में 1893 में हुई थी। ट्रेड यूनियनों तथा समाजवादी पार्टियों द्वारा 1906 में बनाई गई लेबर पार्टी में ब्रिटिश फेबियन दल का विलय हो गया था। एक बार फिर 1932 में ब्रिटिश इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से अलग हो गई थी। हालांकि अंबेडकर की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चुनावी अंकगणित से संचालित थी, लेकिन वैचारिक धरातल पर यह अंबेडकर की मनोवृत्ति के अधिक निकट थी, जबकि कार्यक्रम के स्तर पर यह कांग्रेस के अंदर एक समाजवादी धड़े के रूप में काम कर रहे कम्युनिस्टों के कार्यक्रम के नज़दीक थी। आपने देखा होगा अम्बेडकरनामा पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के घोषणा पत्र, स्थापना, सारे पे वीडियो बन चुका है, आप सर्च कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। बहरहाल अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को मजदूरों की पार्टी की संज्ञा दी थी। पार्टी की स्थापना दिवस 15 अगस्त 1936 पर टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक साक्षात्कार में पार्टी के नाम की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि दमित के स्थान पर श्रमिक का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि श्रमिकों में दमित वर्ग भी सम्मिलित है। इस बात से आगामी चुनाव में दमित वर्गों के अलावा दूसरे तबकों तक अपनी अपील पहुंचाने की उनकी रणनीति भी स्पष्ट होती है। पार्टी घोषणा पत्र में दमितों को श्रमिकों के रूप में चित्रित किया गया था और जाति शब्द का प्रयोग इसके आखिरी उद्देश्य के लिए केवल एक बार बड़े ही चलताऊ ढंग से किया गया था। अर्थात ऐसे पार्टी प्रशासन पर किसी विशेष जाति
अथवा समुदाय द्वारा एकाधिकार जमाए जाने के खिलाफ भी प्रयासरत रहेगी। पार्टी के मैनिफेस्टो में बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या और भूमि जोतों का विभाजन ही गरीबी के मुख्य कारण थे, जिसका निराकरण औद्योगिकरण से संभव था, ताकि खेती में प्रयुक्त होने वाले इनपुट अधिकतम स्तर पर उपलब्ध रहें और निवेश के लिए जरूरी सरप्लस पैदा होता रहे। इसने कार्यकुशलता तथा उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में सुधार लाने के लिए तकनीकी शिक्षा का एक विस्तृत कार्यक्रम की वकालत की। जहां भी आवश्यक हो वहां राज्य प्रबंधन और राज्य के स्वामित्व के सिद्धांत का पक्ष लिया। औद्योगिक मजदूरों के हितों तथा उनके अधिकारों के लिए ऐसे कानूनों को लागू करने का पक्ष लिया गया जिससे कर्मचारियों के रोजगार, बर्खास्तगी और पदोन्नति पर नियंत्रण रहे। काम के अधिक घंटे निर्धारित हों, लाभकारी वेतन, सवैतनिक अवकाश तथा सस्ते स्वच्छ आवास मुहैया कराने का प्रावधान हो। मैनिफेस्टो में गांव स्तर पर आवास तथा स्वच्छता के लिए योजना बनाने का प्रस्ताव था, ताकि गांव के बारे में लोगों के दृष्टिकोण को आधुनिक बनाया जा सके। अंबेडकर ने महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में काश्तकारों, जिनमें अछूत महार और कुणबी जाति के लोग शामिल थे, उनके भी प्रश्न उठाए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सहयोग से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने 1938 में मुंबई में 20,000 किसानों के एक विशाल मार्च का आयोजन किया था। इस पे अम्बेडकर नामा पे वीडियो बन चुका है, आप सर्च करके देख सकते हैं। यह स्वतंत्रता पूर्व की सबसे बड़ी किसान गोलबंदी थी। यहाँ व्यवहारिक तौर पर यह दर्शाया गया था कि कैसे संघर्ष के जरिए वर्ग और जाति दोनों का विलय किया जा सकता है। कई विद्वानों ने बताया है कि इस अवसर पर अंबेडकर का भाषण मार्क्सवादी शब्दावली से ओतप्रोत था। जो भाषण मैंने पहले बनाया था उसमें यही मैंने टर्म यूज किया है कि मार्क्सवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से अंबेडकर के भाषण पर दिखता है। और उस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, देखा जाए तो दुनिया में केवल दो ही जातियां हैं, पहली अमीरों की और दूसरी गरीबों की। जिस तरह हम आज यहां एकजुट हुए हैं, उसी तरह हमें अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जातीय और धार्मिक भेदभावों को भुला देना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का कोट था। सो उनके कम्युनिस्ट मित्र ध्यान दें कि इस भाषण में उन्होंने यह भी जोड़ा था कि मार्क्सवादी सिद्धांत से मतभेदों के बावजूद मेहनतकशों के वर्ग संघर्ष के मुद्दे पर मैं कम्युनिस्ट दर्शन को अपने बेहद करीब महसूस करता हूं। अंबेडकर समूचे महाराष्ट्र और गुजरात में किसान सम्मेलनों को संबोधित करने जाते रहे। 1938 में बंबई सरकार यानी कांग्रेस मंत्रिमंडल ने हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से प्रांतीय विधानसभा में औद्योगिक विवाद विधेयक पेश किया। यह 1929 के श्रम विवाद अधिनियम से भी ज्यादा कठोर था। उस कठोर विधेयक के कारण ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अर्थात एटक में काम कर रहे मार्क्सवादी तथा अंबेडकरवादी के नेतृत्व वाली इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के साथी एक साथ आए। इसने 1 लाख मजदूरों की एक बड़ी हड़ताल करने के लिए एक साझा आधार प्रदान किया। अंबेडकर ने विधानसभा में विधेयक के निंदा की अगुवाई की और यह दलील दी कि हड़ताल का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का ही दूसरा नाम था। बहुत ही शानदार लाइन है। हड़ताल का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार का ही दूसरा नाम था। अंबेडकर तेलतुंबड़े साहब लिखते हैं आगे कि मगर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो कम्युनिस्टों को प्रभावित कर पाता। उन्होंने न ही इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का सहयोग किया और न ही स्वागत। उनका मानना था कि अंबेडकर और उनकी पार्टी द्वारा किए जा रहे संघर्ष से
मजदूर वोटों का विभाजन होगा। उधर अंबेडकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कम्युनिस्ट नेता मजदूरों के हितों का प्रयास तो करते हैं, लेकिन वे कभी भी अनुसूचित जाति के मजदूरों के मानवाधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते। इसलिए जब अंबेडकर ने वर्ग संघर्ष छेड़ा, तब इनके बीच की यह दरार समाप्त होने के बजाय और बढ़ती गई। जी, बतौर तेलतुंबड़े 1930 का दशक अंबेडकर का सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी दौर था। कई विद्वानों ने यह माना कि इस दौरान वे मार्क्सवादी समझ के सबसे अधिक करीब थे। इसी तरह की स्थिति 1946 में पैदा हुई, जब उन्होंने अनुसूचित जाति फेडरेशन की ओर से स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज नामक आलेख लिखा, जिसे संविधान सभा के सामने संविधान के प्रारूप के तौर पर सौंपा जाना था। अंबेडकर ने यह आलेख इसलिए लिखा था क्योंकि उनका अनुमान था कि उन्हें संविधान सभा में शामिल नहीं किया जाएगा। 1946 के चुनाव में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को केवल 2 सीटें मिली थी, जो उन्हें संविधान सभा में भेजने के लिए पर्याप्त नहीं थी। किसी भी अन्य पार्टी ने संविधान सभा के लिए उनके प्रयास को समर्थन देने का आश्वासन नहीं दिया था। अंबेडकर ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में जिस मॉडल का प्रस्ताव दिया था, वह भारत के लिए एक राज्य प्रायोजित समाजवाद का मॉडल था। उस मॉडल के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार थे, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म की बात स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ में की गई है, और उसके जो प्रमुख बात थे उस स्टेट एंड माइनॉरिटीज़ के इस तरह से: प्रमुख उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्य द्वारा किया जाएगा। वह उद्योग जो प्रमुख तो नहीं है पर बुनियादी उद्योग हैं, उन्हें भी राज्य अथवा राज्य के स्थापित निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में राज्य का एकाधिकार होगा और प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपनी मजदूरी के अनुसार एक जीवन बीमा पॉलिसी लेना जरूरी होगा। कृषि राज्य का एक उद्यम होगा। उद्योग, बीमा और कृषि जैसे व्यक्तिगत स्वामित्व, मालिक, पट्टेदार या गिरवीधारी के क्षेत्र में भी राज्य अपना अधिकार उपार्जित करेगा, अधिकार लेगा। मुआवजे के रूप में उन्हें उतने ही मूल्य के डिवेंचर जारी कर दिए जाएंगे। ये डिवेंचर हस्तांतरणीय तथा विरासत योग्य संपत्ति होंगे और इन पर ब्याज कमाई जा सकेगी, लेकिन उनके मोचन मतलब रिडेम्पशन के संबंध में निर्णय राज्य द्वारा ही लिया जाएगा। राष्ट्रीयकृत भूमि को खेती योग्य जोतों के रूप में ग्राम सहकारी समितियों को बांट दिया जाएगा। इसके लिए राज्य द्वारा आवश्यक पूंजी, उपकरण, प्रौद्योगिकी और अन्य लागत की आपूर्ति की जाएगी। इसके बदले में वे अपने उत्पादों का एक हिस्सा राज्य को देंगे। निजी एक हिस्सा राज्य को देंगे। ये मोटा मोटी ये स्टेट एंड माइनॉरिटीज में ये सब है। कुछ इस पे बातचीत अम्बेडकरनामा पे पहले हो चुकी है। तेलतुंबड़े आगे लिखते हैं कि 1930 के दशक में अपने तमाम विचारधारात्मक मतभेदों के बावजूद अंबेडकर कम्युनिस्टों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट इस तरफ कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई नहीं देते। उन्होंने अंबेडकर के संघर्ष को महज अधिसंरचनावादी, साम्राज्यवाद पोषित तथा प्रतिक्रियावादी मानते हुए हठ धर्मिता पूर्वक स्वयं को उससे अलग ही रखा। अर्थात कि अंबेडकर को ये साबित करने में कि बुर्जुआ हैं, प्रतिक्रियावादी हैं, प्रो इम्पीरियल हैं, इसी में एनर्जी लेफ्ट की व्यक्त हुई। और बहुत सारे भाषण अंबेडकर के उस समय हैं, वो पढ़ा जाना चाहिए। बहरहाल अनल तेलतुंबड़े लिखते हैं कि अंबेडकर का क्रांतिकारी चरण
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के भंग होने और 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन के गठन के साथ समाप्त हो गया। उसी समय उन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लेबर मेंबर की हैसियत से शामिल कर लिया गया। हालांकि इसने कांग्रेस द्वारा छिड़े गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को पंचर करने के ब्रिटिश उद्देश्यों की पूर्ति की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अंबेडकर को वर्गीय राजनीति में कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। शायद इसका कारण यह था कि तब तक पूरा राजनीतिक परिदृश्य सांप्रदायिक हो चुका था। फिर भी मजदूर वर्ग के हित के लिए कई कानून बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सभी दलों की सहमति से एक संविधान का निर्माण कर ब्रिटिश पहले ही सत्ता के हस्तांतरण के लिए सहमत हो चुके थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की रणनीति के तहत अंबेडकर दलित प्रतिनिधित्व के लिए कोई आवाज नहीं उठा सके। हालांकि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कार्यकाल भी चुनावी प्रदर्शन के हिसाब से प्रभावशाली नहीं रहा। कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी मुंबई में शायद 15 सीटें उस समय जीती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। तो ये तीसरा एपिसोड है दोस्तों, और पूरा इतिहास समेटने की कोशिश है कि अंबेडकर पे किस किस विचारधारा का प्रभाव था और कैसे उसमें तब्दीली आई है। जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बना रहे थे तो मार्क्सवाद का प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ का की जो सामाजिक संरचना है उसको देखते हुए महज 6 साल में उन्होंने पार्टी भंग की और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, क्योंकि वर्ग के साथ साथ जाति भी एक सच्चाई है भारत में। शुक्रिया की वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा। जल्दी आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। पूरा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। शुक्रिया, जय भीम।